डूबते सूरज की वजह से आकाश जगमगा रहा था और फायरी विंड सिटी के बाहर एमरल्ड क्लाउड समिट पर एक पत्थर की मेज और एक पत्थर की बेंच थी, जहां एक युवा जोड़ा वीर और सुहैरा एक साथ बैठे हुए थे। वीर दुबला पतला था और उसका रंग गोरा होने के बावजूद वो देखने में अच्छा था, जबकि सुहैरा ने एकदम सफेद पोशाक पहन रखी थी। उसकी त्वचा जेड जैसी चिकनी थी और उसकी सुंदरता लाजवाब थी। और सुहैरा का सिर वीर के कंधों पर टिका था और डूबते सूरज की रोशनी में नहाए वे दोनों एकदम परफेक्ट प्रेमी लग रहे थे। सुहैरा, काश हम हमेशा इसी तरह साथ चल पाते, वीर ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उसकी खुशी को बता रही थी। और सुहैरा ने जवाब दिया, भाई वीर, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कहा था कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। और सुहैरा के चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई और सुहैरा की मुस्कान देखकर वीर की नजरें और भी कोमल हो गईं। और जैसे ही उसने उसका नाजुक हाथ थामा, वीर ने कहा, सुहैरा, अभी भले ही मैं अपनी अवरुद्ध मेरिडियन की वजह से अपनी जरूरी क्यूई जमा नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं अपनी रक्त मेरिडियन को जागृत कर सका तो एल्डर काउंसिल मेरे लिए कुछ अमृत खरीदेगी और मेरी मेरिडियन की मध्यस्थता करेगी, तब मैं साधना कर पाऊंगा। वीर ने आत्मविश्वास से कहा, मैं यकीनन एक शक्तिशाली इंसान बनूंगा और जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। सुहैरा ने भावुक होकर कहा, धन्यवाद भाई वीर। सुहैरा ने फिर पूछा, भाई वीर, क्या किसी मेरिडियन परीक्षक ने सचमुच ये पता लगाया है कि आपको अपने पिता अवतार के रक्त मेरिडियन विरासत में मिले हैं? ये सही है सुहैरा, इसीलिए भविष्य में तुम्हारा पति एक पावर हाउस बनेगा। वीर के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई और सुहैरा ने पत्थर की मेज पर रखा प्याला उठाते हुए प्यार से मुस्कुराया। प्याला प्रसिद्ध ब्लड ऑर्किड वाइन से भरा हुआ था, जिससे एक हल्की से खुशबू आ रही थी। उसने तेजी से वीर के गालों पर चुंबन किया और शर्मा गई और कप उठाते हुए बोली, आओ भाई वीर, ये सुहैरा की तरफ से है। वीर ने कप लिया और कहा, सुहैरा, तुमने मुझे हर रोज एक ग्लास ब्लड ऑर्किड वाइन पिलाई है। मैं सचमुच तुम्हारा आभारी हूं कि तुम मेरे साथ हो। और अपना वाक्य पूरा करते ही उसने कप उठाया और एक ही बार में पूरा पी लिया। शराब की खुशबू उसकी जीभ पर बनी रही और वीर का दिल भी शराब जैसा मीठा महसूस कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। सुहैरा, मुझे इतनी बेहोशी क्यों लग रही है? तुम्हारी शराब? वीर ने पत्थर की मेज को पकड़े हुए सुहैरा की ओर देखा, मगर तभी उसने देखा कि उसके चेहरे के भाव थोड़े ठंडे लग रहे हैं। तभी कोने से एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला जो सुहैरा के पिता थे। उन्होंने कहा, हा 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 वीर, सुहैरा तो केवल 3 साल तक तुम्हारे मेरिडियन को विकसित करने के लिए तुम्हारे साथ रही। अब जब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो क्या यह सही समय नहीं है कि तुम अपने रक्त मेरिडियन के साथ योगदान दो? गड़गड़ाहट की आवाज वीर के दिमाग में गूंजी, मानो आसमान से बिजली गिरी हो। सुहैरा! वीर ने सुहैरा को अविश्वास से देखा, लेकिन उसकी आंखों में केवल ठंडी उदासीनता थी। मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूं? सुहैरा की ठंडी निगाहें किसी तेज नाकों की तरह वीर के दिल में धंस गईं। उसने जोर से चीख मारी और सुहैरा की तरफ झपटा, मगर सुहैरा को बस एक छोटा सा कदम पीछे लेना था और वीर फर्श पर गिर पड़ा। सुहैरा के होठों से एक ठंडी आवाज निकली। मिस्टिकल स्वॉर्ड स्कूल के नागरा ने 6 साल की उम्र में अपनी साधना शुरू की। उन्होंने 2 दिव्य मेरिडियन खोले और आधे साल में योद्धा क्षेत्र में प्रवेश किया और फिर 9 साल की उम्र में गुरु क्षेत्र में। अब वो 16 साल का है और मिस्टिकल स्वॉर्ड स्कूल की 4 महान प्रतिभाओं में से एक है। और तुम, अवरुद्ध मेरिडियन वाला एक कमजोर शरीर, सीधे शब्दों में कहें तो तुम बस कचरा हो। अगर तुम अपने रक्त मेरिडियन को भी जागृत कर लो तो भी तुम कचरा ही रहोगे। क्या तुम्हारी तुलना नागरा से की जा सकती है? उस जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ही मेरे लिए उपयुक्त होंगे। अगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो मुझे एक मजबूत रक्त मेरिडियन जागृत करना होगा। चूंकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते और अपना रक्त मेरिडियन देकर मुझे एक मजबूत रक्त मेरिडियन जागृत करने में मदद करते हो? भैम! तभी अधेड़ उंगली के आदमी ने हाथ में धारदार चाकू लिए वीर की पीठ पर चढ़ गया और चिल्लाया, वीर, अपना रक्त मध्यांतर हमें दे दो। आह! वीर की रीढ़ की हड्डी में असहनीय दर्द ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। वो एक तीखी चीख के साथ चीखा। उसकी आवाज बेबसी और निराशा से भरी हुई थी और धीरे धीरे वीर असीम अंधकार में डूब गया। सुहैरा, मैंने तुम्हारे साथ अपने प्रिय की तरह व्यवहार किया, फिर तुमने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? वीर चिल्लाया और अपने बिस्तर से इतनी अचानक उठ बैठा कि एक कुरकुरी आवाज कही, ये बस एक सपना था। नहीं, ये कोई सपना नहीं था। ये सपना कैसे हो सकता है? ये तो 3 दिन पहले घटी कोई घटना थी। वीर अग्निपवन नगर के रहेजा वंशज का मुख्य उत्तराधिकारी था। उसके पिता अवतार रहेजा वंशज के स्वामी थे, जबकि सुहैरा रहेजा वंशज की प्रथम शाखा के मुखिया की पुत्री थी। वे दोनों एक ही परिवार की अलग अलग शाखाओं से थे, एक दूसरे के साथ पले बढ़े थे। वे बचपन के दोस्त थे। ये कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे से अविभाज्य थे। चबूतरे के सामने पत्थर की सीढ़ियों का एक और समूह था, एक के बाद एक मंजिलें। ये पता नहीं था कि वहाँ कितनी मंजिलें थीं
और सभी चबूतरों और सीढ़ियों के सबसे ऊपर एक महल था। दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण वीर को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह महल के खुले दरवाजे बमुश्किल ही देख पा रहा था। धुंध में ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति पालथी मारकर बैठा हो। महल से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही मंत्रोच्चार की ध्वनि उसके कानों में पड़ी, वीर को ताजगी का एहसास हुआ, मानो उसकी सारी चिंताएं हवा में उड़ गई हों, मानो उसका मन और शरीर शून्य में खो गए हों। उसका सिर पहले कभी इतना साफ नहीं था। क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये कहाँ है? अरे, यहाँ एक पत्थर की तख्ती है और एक काले स्टील का संदूक। जिस मंच पर वह खड़ा था उसके किनारे एक पत्थर की पट्टिका और एक संदूक रखा था। पत्थर की पट्टिका पर 2 शब्द लिखे थे, सर्वोच्च तीर्थ। उन 2 शब्दों के अलावा और कुछ नहीं था। फिर वीर ने अपनी नज़र काले स्टील के संदूक पर डाली। संदूक ज़्यादा बड़ा नहीं था, न तो आधा मीटर चौड़ा था, न ही 1 मीटर लंबा। वीर ने संदूक खोला और उसके अंदर 3 किताबें और एक जेड बोतल पाई। जेड की बोतल पर 3 शब्द लिखे थे, मज्जा शोधन गोली। वीर खुशी से झूम उठा और उसमें झट से जेड की बोतल का ढक्कन खोल दिया। मज्जा शोधन गोलियां? ये वास्तव में मज्जा शोधन गोलियां हैं? अचानक जड़ी बूटियों की तेज खुशबू उसकी नाक में घुस गई। जेड की बोतल में एक तीखी लाल गोली थी जिसका आकार उंगली की नोक से भी बड़ा नहीं था और उसका शरीर क्रिस्टल की तरह साफ था। किंवदंतियों में कहा गया है कि अस्थि शोधन गोली आत्मा को शुद्ध और अस्थि मज्जा को नवीनीकृत करने में सक्षम थी, जिससे व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता था और एक मार्शल कलाकार के शरीर को अत्यधिक शक्तिशाली बना सकती थी। ये एक ऐसी आध्यात्मिक गोली थी जिसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता था। अग्निवायु नगर के 1000 वर्षों के इतिहास में ये केवल कुछ ही बार प्रकट हुई थी। मैरो क्लिनजिंग पुल के साथ मेरे कमजोर और दुर्बल शरीर की समस्याओं के साथ साथ मेरे अवरुद्ध मेरिडियन में भी भारी सुधार होगा। वीर बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और जेड की बोतल बंद कर दी। उसने उसे सावधानी से एक तरफ रख दिया और तीनों किताबें उठाकर देखने लगा। वे मार्शल आर्ट तकनीकों के बारे में 3 पुस्तकें थीं, ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक, फ्लेम ड्रैगन फिस्ट और ड्रैगन सरपेंट स्टेप्स। वीर ने सबसे पहले ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक को खोला। ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक एक दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक थी। इसे उच्चतम स्तर तक विकसित करने से आपको एक युद्ध ड्रैगन जैसी शक्ति प्राप्त होगी, जिससे आप अद्वितीय बन सकेंगे और भूमि पर प्रभुत्व स्थापित कर सकेंगे। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। दिव्य स्तर तकनीक। मार्शल आर्ट तकनीकों को आमतौर पर 5 स्तरों में वर्गीकृत किया जाता था: दिव्य, भूमि, रहस्यमय, पीला और अयोग्य। और प्रत्येक स्तर के लिए निम्न और उच्चतर गुण भी थे। दिव्य स्तर सबसे ऊंचा स्तर था। अयोग्य स्तर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सबसे निचला स्तर था। लेकिन वास्तव में दिव्य स्तर से ऊपर एक और स्तर था, दिव्य स्तर। लेकिन दिव्य स्तर तो बस एक किंवदंती थी। वीर ने पहले किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसके पास दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक हो। उनकी जानकारी के अनुसार रहेजा वंश के पास उच्चतम स्तर की तकनीक केवल सुपीरियर येलो लेवल की थी। अब जब वीर के सामने दिव्य स्तर की साधना विधि वाली पुस्तक रखी हो तो वह आश्चर्यचकित कैसे न हो, वह उत्साहित कैसे न हो। हालांकि ये दुख की बात थी कि ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक में साधना विधि का केवल पहला ही चरण था जो उसे केवल अपनी मध्याह्न रेखा खोलने की अवस्था तक पहुंचने की अनुमति देता। साधना के अगले चरण के लिए साधना विधि के दूसरे चरण की आवश्यकता होगी। साधना विधि के दूसरे चरण के लिए 99 सीढ़ियों के बाद दूसरे चबूतरे पर था। वहां एक और संदूक भी था। वीर ने पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर उसे शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। यदि कोई ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक के दूसरे चरण की साधना करना चाहता है तो उसे 3 दिव्य मध्याह्न रेखाओं को खोलना होगा। ऐसा किए बिना बलपूर्वक दूसरे चरण की साधना करने से निश्चित रूप से मध्याह्न रेखाओं के विस्फोट से मृत्यु हो जाएगी। वीर ने गहरी सांस ली। क्या इस साधना की आवश्यकताएं कुछ ज्यादा ही नहीं थी? मार्शल कलाकारों की साधना को नौसिखिया क्षेत्र, योद्धा क्षेत्र, मास्टर क्षेत्र, ग्रैंड मास्टर क्षेत्र, नेता क्षेत्र और राजा क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता था। नौसिखिया क्षेत्र मार्शल कलाकारों के लिए साधना की वास्तविक थी। यह सबसे आसान भी थी। मानव शरीर में 9 मेरिडियन और 81 एक्यूपंक्चर बिंदु होते हैं। प्रथम 3 मेरिडियन को मानव मेरिडियन कहा जाता था, अगली 3 मेरिडियन को स्तन मेरिडियन कहा जाता था, जबकि अंतिम 3 मेरिडियन को आकाश मेरिडियन कहा जाता था। जब कोई मार्शल कलाकार मनुष्य, आकाश और भूमि मेरिडियन के सभी 9 मेरिडियन को खोल लेता है तो वह अगले क्षेत्र, योद्धा क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम हो जाता है और एक सच्चा मार्शल कलाकार बन जाता है। लेकिन 9 मेरिडियन के ऊपर 3 और मेरिडियन थी जिन्हें दिव्य मेरिडियन कहा जाता था। सभी दिव्य मेरिडियन को खोलने में सफल होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। सुहायरा, जिसने सिर्फ एक दिव्य मध्याह्न रेखा खोली थी, ने पूरे अग्निवायु नगर को हिलाकर रख दिया था। ज्येष्ठ परिषद ने तुरंत उसे राहेजा वंश का स्वामी घोषित कर दिया। यही पर्याप्त प्रमाण था। मुझे दिव्य स्तर साधना विधि के लिए सभी 3 दिव्य नाड़ियों को खोलना होगा। वीर ने एक क्षण के लिए अपनी मुट्ठी भींच ली और अन्य 2 मैनुअल पढ़ने लगा। बाकी 2 किताबों में से एक मुट्ठी कला थी जो निम्न पीले स्तर की थी। दूसरी किताब शरीर कला थी
जो भी निम्न पीले स्तर की थी। हालांकि वे केवल निम्न स्तरीय पीली मार्शल आर्ट तकनीकें थीं, फिर भी राहेजा वंश के लिए भी कुछ समान खोजना कठिन होगा। मैनुअल नीचे रखकर वीर ने फिर से अस्थि शोधन की गोलियां उठाईं। उसने ढक्कन खोला और अस्थि शोधन की गोली एक ही बार में निगल ली। दवा का असर उसके शरीर में घुल गया और वीर की मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों तक पहुंच गया। इससे धीरे धीरे वीर के शरीर में सुधार होने लगा। वीर अपनी हड्डियों से निकलते हल्के कंपन और अपनी मांसपेशियों के ऐंठन भी सुन सकता था। जैसे जैसे उसके शरीर से अशुद्धियों के काले रेशे बाहर निकल रहे थे, उसका शरीर गर्म होता जा रहा था। उसका शरीर लगातार मजबूत होता गया। उसकी नाड़ियां, जो कभी बंद और मुरझाई हुई थीं, अब सक्रिय और जीवंत हो उठीं। दूसरे दिन लगभग दोपहर हो चुकी थी, जब तक अस्थि शोधन गोली के सभी औषधीय गुण पूरी तरह परिष्कृत हो चुके थे। वीर पूरी रात एक पल भी नहीं सोया, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इसके विपरीत वो तरोताज़ा और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा था। एक अस्थि शोधन गोली ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। वीर का शरीर एक सामान्य युवक से ज़्यादा मजबूत हो गया था। उसकी नाड़ियां भी अब अवरुद्ध नहीं थीं और वह लचीलेपन और स्फूर्ति से भरपूर था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके शरीर से निकाली गई अशुद्धियों के कारण उसके शरीर पर मोटी चिपचिपी मैल की परतें जम गई थीं और ये बहुत असुविधाजनक था। एक विचार मन में आया और वीर अपने कमरे में वापस आ गया। उसने सावधानी से दरवाज़ा खोला और बाहर आकर देखा कि मार्डिका और सुराखी गायब थे, शायद खाना खरीदने गए थे। वीर आंगन में कुएं की ओर गया, उसके पास खड़ा हुआ और अपने शरीर से मैल धोने के लिए पानी निकाला। साफ कपड़े बदलने के बाद उसे तुरंत तन और मन दोनों में सुखद ताजगी का एहसास हुआ। कुछ ही देर बाद मार्डिका और सुराखी वापस आ गए। उन्होंने वीर को देखा और आश्चर्य से उसे देखने लगे। उस समय वीर हृष्ट-पुष्ट लग रहा था, जो उसके सामान्य बीमार और कमज़ोर रूप से बिल्कुल अलग था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे आश्चर्यचकित थे। मार्डिका ने वीर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हुए पूछा, वीर, क्या आपकी चोटें ठीक हैं? सुराखी ने मासूमियत से पलकें झपकाते हुए कहा, हाँ युवा स्वामी, आप सामान्य से थोड़े अलग दिख रहे हैं। वीर हंसा, माँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस बार चोट लगने के बाद कल रात की कंडेंसेशन आर्ट का अभ्यास करने के बाद मैं अचानक से थोड़ी सी एसेंशियल की विकसित कर पाई। इसकी वजह से मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। वीर की बात सुनकर मार्डिका खुशी से फूले नहीं समाई, उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। हालांकि ये केवल आवश्यक की खेती थी और एक ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करने या यहाँ तक कि एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट के साथ जुड़ने से बहुत दूर था, फिर भी वो वीर के लिए बहुत खुश थी। सुराखी खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, युवा मास्टर, अगली बार आपको मेरी और मेरी लेडी की रक्षा करनी होगी। मार्डिका और सुराखी खाना बनाने लगे और देखते ही देखते उनके आसपास की हवा स्वादिष्ट सुगंध से भर गई। तीनों खुशी खुशी एक साथ बैठकर एक मांसाहारी व्यंजन और 2 सब्जियों वाला सादा भोजन करने लगे। मार्डिका ने वीर के कटोरे में मांस भरते हुए कहा, वीर, तुम अभी भी ठीक नहीं हो, अपने शरीर की मरम्मत के लिए और मांस खाओ। वीर ने उत्तर दिया, माँ, सुराखी, आप दोनों भी खाओ। 6 साल पहले जब से वीर के पिता अवतार की हत्या की खबर फैली थी, मार्डिका और वीर दोनों की जीवन स्थितियां वर्षों से बिगड़ती चली गई थीं। चूंकि राहेजा वंश द्वारा दिए जाने वाले भत्ते समय के साथ कम होते गए, इसलिए मांसाहारी भोजन मिलना दुर्लभ हो गया। फिर भी मार्डिका और सुराखी ने वीर के लिए अपना हिस्सा छोड़ दिया, विशेषकर सुराखी जो पर्याप्त पोषक तत्वों के बिना युवावस्था से गुजर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह पहले की तुलना में अधिक कमज़ोर दिखने लगी थी। मार्शल कलाकारों को अपनी कला का अभ्यास करने के लिए बड़ी मात्रा में ताकत और ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसलिए उन्हें अपने खानपान पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। राहेजा वंश के जागृत रक्त मेरिडियन वाले मार्शल कलाकार सिर्फ साधारण जानवरों का मांस नहीं खा रहे थे, बल्कि राक्षसी जानवरों का मांस भी खा रहे थे। इसके अलावा ये बेहद प्रतिभाशाली कलाकार रोजाना ड्रैगन टाइगर पिल की एक गोली लेते थे, एक गोली जो राक्षसी जानवरों के खून और हड्डियों के चूर्ण को अनगिनत बहुमूल्य जड़ी बूटियों में मिलाकर बनाई जाती है। ड्रैगन टाइगर गोली में अत्यधिक मात्रा में परिष्कृत की होती है, जो न केवल मार्शल कलाकारों की मांसपेशियों, हड्डियों, शिरोबिंदुओं और अंगों को मजबूत कर सकती है, बल्कि किसी की साधना में सहायता और सुधार करने के लिए आवश्यक की में भी परिवर्तित हो सकती है। जिस तरह से वीर खाना खा रहा था, उससे प्राप्त पोषक तत्व पर्याप्त नहीं थे। मार्डिका ने सावधानी से एक बोतल निकाली और वीर को दे दी। वीर, तुमने पहले ही आवश्यक की साधना कर ली है और ये व्यंजन पर्याप्त नहीं है। मेरे पास 8 ड्रैगन टाइगर गोलियां हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ और अपनी साधना के लिए इनका उपयोग करो।
करो। वीर को ये उम्मीद नहीं थी कि माणिका के पास 8 ड्रैगन टाइगर गोलियां होंगी। वीर ने संदेह से पूछा, माँ, ड्रैगन टाइगर गोलियों की कीमत 100 चांदी के टैल होती है, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? माणिका मुस्कुराया, जाहिर है मेरे अपने तरीके हैं। शुरुआत में मैंने इसे तुम्हारे स्वास्थ्य और शरीर को बेहतर बनाने के लिए खरीदा था। ये बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि अब तुम एसेंशियल क्यूई की साधना कर सकते हो, सुराकी ने कहा, जैसे कि वो अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। युवा स्वामी, मेरी महिला ने इन 8 ड्रैगन टाइगर गोलियों के लिए अपनी ड्रैगन और फीनिक्स चूड़ियां बेच दी, माणिका ने डांटा, मानो सुराकी को बहुत ज्यादा खुलासा करने के लिए डांट रही हो। वीर, उसने आगे कहा, इसकी चिंता मत करो, अपनी साधना जारी रखो जब तक तुम आवश्यक क्यूई की साधना कर सकती हो और मजबूत और स्वस्थ हो। तब तक ड्रैगन और फीनिक्स की चूड़ियों का जोड़ा उसके सामने क्या मायने रखता है? माँ, वीर को गले में एक गांठ महसूस हुई जब उसने ड्रैगन टाइगर पिल्स की बोतल को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। ड्रैगन और फीनिक्स की चूड़ियां बरसों पहले अवतार द्वारा माणिका को दिए गए प्यार की निशानी थी। वीर जानती थी कि माणिका के लिए उन चूड़ियों का कितना महत्व है और उसने उनकी सेहत की खातिर उन्हें बेच दिया। वीर ने मन ही मन प्रतिज्ञा की। उसकी निगाहें दृढ़ और अटल थीं। माँ, मेरी बात मानो, मैं एक शक्तिशाली शक्ति बनूंगा और अपनी शक्ति से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। भोजन के बाद वीर अपने हाथ में ड्रैगन टाइगर गोलियां पकड़े हुए अपने कमरे में वापस चला गया और सर्वोच्च मंदिर की ओर चल पड़ा। सर्वोच्च तीर्थ स्थल में प्रवेश करने पर वीर ने अपनी नजरें 99 सीढ़ियों के पार दूसरे मंच पर टिका दी और वहां एक गहरे रंग का कांच से बॉक्स था, जो पहले काले स्टील के बॉक्स के समान था। यदि पहले काले स्टील के बक्से में ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक का पहला चरण फ्लेम ड्रैगन फिस्ट, ड्रैगन सर्प स्टेप्स और मैरो क्लींजिंग पिल था, तो दूसरे बक्से में क्या हो सकता है? अत्यधिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर वीर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वो 99वीं सीढ़ी से दूसरे मंच पर चढ़ने वाला था, उसे एहसास हुआ कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो ऐसा नहीं कर सकता। एक अदृश्य शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वीर उदास होकर पीछे हट गया। क्या ये मेरे किसी खास तरह की साधना की कमी के कारण हो सकता है? वो कमल मुद्रा में बैठ गया, एक ड्रैगन टाइगर गोली निकाली, उसे अपने मुंह में डाल लिया और साधना शुरू कर दी। जैसे ही उसने ड्रैगन टाइगर पिल निगली, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में जलन महसूस हुई, जो तेजी से एक भंवर में बदल गई और ड्रैगन टाइगर पिल के औषधीय गुणों को पूरी तरह से सोख लिया। फिर उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से शुद्ध ऊर्जा की लहरें निकलती महसूस की। वीर पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसके बाद जल्द ही खुशी छा गई। इतनी जल्दी? आम लोगों को ड्रैगन टाइगर पिल के औषधीय गुणों को पूरी तरह से परिष्कृत करने में आमतौर पर 1 या 2 दिन लगते हैं, लेकिन उन्होंने इसे लगभग तुरंत ही पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया। ये सब उस बढ़ते हुए रक्त मेरिडियन के कारण है। क्या ही अद्भुत नजारा था! इस बढ़ते हुए रक्त मेरिडियन में न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की दर दूसरे स्तर के रक्त मेरिडियन जैसी थी, बल्कि ये गोलियों को भी बहुत तेज गति से परिष्कृत कर सकता था। ठीक है, चलो मेरिडियन खोलना शुरू करते हैं। तुरंत वीर ने अपनी मनस्थिति को शांत किया और 3 मैन मेरिडियन में से पहले को खोलने की दिशा में ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक का संचालन किया। वीर द्वारा नियंत्रित ऊर्जा की लहरें प्रथम मध्याह्न रेखा की ओर बढ़ी। धमाका धमाका, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर से बहरा कर देने वाली गर्जनाएं निकल रही हों और एक एक करके एक्यूपंक्चर बिंदु खुल गए। जब उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती तो वीर एक और ड्रैगन टाइगर गोली निगल लेता। ठीक इसी तरह जब शाम हुई तो वो 8 ड्रैगन टाइगर गोलियों को पूरी तरह से परिष्कृत करने में कामयाब रहा और इससे उसने 3 मैन मेरिडियन खोल लिए। किसी व्यक्ति के मेरिडियन को खोलने को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया था, शुरुआती, मध्य और शीर्ष। पहले 3 मैन मेरिडियन को खोलने पर उन्हें शुरुआती नौसिखिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगले 3 भूमि मेरिडियन मध्य नौसिखिया क्षेत्र के रूप में जाने जाते थे। खुले मेरिडियन की स्थिति को मार्शल आर्टिस्टों की नींव के रूप में जाना जाता था और ये सबसे आसान भी थी, निसंदेह, और किसी के लिए कठिनाई का स्तर अलग अलग था। एक सामान्य ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट के लिए सभी 9 मेरिडियन खोलने में 1 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता था। हालांकि आम मार्शल आर्टिस्टों के लिए ऐसा नहीं था। कुछ को सभी 9 मेरिडियन खोलने में पूरी जिंदगी लग गई, तो कुछ शायद ये जानते हुए मर गए कि वो इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। वीर जैसे लोग जिन्होंने एक ही दोपहर में 3 मेरिडियन खोल दिए बहुत कम थे। अगर ये खबर बाहर आ गई तो उनके होश उड़ जाएंगे। ये सच्ची युद्ध ड्रैगन तकनीक और अभूतपूर्व विशेषताओं के साथ बढ़ता हुआ रक्त मेरिडियन कसकर जुड़े हुए थे। ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक एक दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक थी, जो बढ़ते हुए रक्त मेरिडियन के साथ मिलकर गोलियों को परिष्कृत कर सकती थी, जिसने इस तरह के चमत्कार में तुरंत योगदान दिया। वीर ने 3 मेरिडियन में ट्रू वॉर ड्रैगन क्यूई को महसूस किया और वो प्रसन्नता और उत्साह से भर गया। रात्रि भोजन के बाद वीर शीघ्रता से पुनः सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश कर गया और अपनी साधना शुरू कर दी। वो वर्तमान में फ्लेम ड्रैगन फिस्ट की साधना कर रहा था। मार्शल आर्ट तकनीक एक आक्रमणकारी तकनीक थी, जो व्यक्ति की मांसपेशियों और हड्डियों में प्रवाहित होने वाली आवश्यक क्यूई के संयोजन से उत्पन्न होती थी। विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकों के लिए व्यक्ति की मांसपेशियों और हड्डियों में आवश्यक क्यूई के अलग अलग प्रवाह की आवश्यकता होती है।
इसलिए विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकों के अलग अलग प्रभाव, अलग अलग तरीके होते हैं तथा उनकी शक्ति भी अलग अलग होती है। इन सब के लिए आवश्यक क्यूई और अपने शरीर पर गहन नियंत्रण की आवश्यकता होती थी, जो कम समय में हासिल नहीं किया जा सकता था। वर्षों के अभ्यास और ऐसे तकनीकों को निखारे बिना किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीक में निपुणता हासिल करना लगभग असंभव था। जैसे जैसे मार्शल आर्ट तकनीक और इसकी शक्तियों का स्तर बढ़ता गया, इसने व्यक्ति के शरीर और उसमें मौजूद आवश्यक क्यूई पर उच्च नियंत्रण की मांग की। वीर ने स्वयं को स्थिति में रखा और साधना शुरू कर दी। ऊपर महल से मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी और इससे उसका मन बहुत शांत हो गया। फ्लेम ड्रैगन फिस्ट के बारे में कुछ विचार उसके मन में लगातार कौंध रहे थे। उन्होंने अपने पैरों की ओर आवश्यक क्यूई के प्रवाह को इच्छापूर्वक प्रवाहित किया तथा उसे अपने पैरों की मांसपेशियों और हड्डियों पर नियंत्रण करने दिया। हाँ। वीर ने एक हल्की चीख निकाली और आगे बढ़ा। उसके पैरों से ताकत उसकी पीठ के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी में उमड़ आई। रीढ़ की हड्डी में एक विशाल अजगर की तरह मरोड़ के साथ उसकी कमर से हाथों की ओर ताकत का एक बड़ा उछाल आया। धमाका! वीर ने एक मुक्का मारा और उससे निकली ऊर्जा की गर्जना से चारों ओर का वातावरण हिल गया। वीर की आंखों के सामने उत्साह चमक उठा। पथ की पहली झलक। मार्शल आर्ट तकनीकों की साधना उसकी समझ और अभ्यास के स्तर के आधार पर 6 चरणों में विभाजित की गई थी। मार्ग की पहली झलक, मामूली उपलब्धि, उत्कृष्ट निपुणता, तकनीक में निपुणता, पूर्ण दिव्य समान प्रयोग तथा मार्शल आर्ट के साथ एकता। 6 अलग अलग चरण थे जिनमें एक एक कदम उठाना जरूरी था और इन्हें सिर्फ एक झटके में पूरा करना लगभग नामुमकिन था। मार्शल आर्ट तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होता था, दूसरे चरण तक पहुंचना उतना ही मुश्किल होता था। वीर ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो पहली बार फ्लेम ड्रैगन फिस्ट की साधना करके प्रथम चरण पथ की पहली झलक प्राप्त कर सकता है। ये एक निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक थी और सामान्य व्यक्ति को इसकी मूल अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने में कम से कम कुछ महीने लग जाते थे। वीर ने सोचा, महल से आ रहे मंत्रोच्चार ने मार्शल आर्ट तकनीक सीखने में मेरी बहुत मदद की। उसने उन सभी सीढ़ियों के पार स्थित महल को देखा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि साधना में उनकी तीव्र गति का सबसे महत्वपूर्ण कारक जप और उनकी समझने की शक्ति थी, जिसे वे कमजोर नहीं मानते थे। अब जब इतने आश्चर्यजनक परिणाम मिल रहे थे, तो वीर ने स्वाभाविक रूप से अपनी साधना में और अधिक मेहनत की। ड्रैगन टाइगर पिल के बिना उनकी मेरिडियन खोलने की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई। वीर अभी भी चौथे मध्याह्न रेखा को खोलने में सक्षम था और मध्य नौसिखिया क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वो फ्लेम ड्रैगन फिस्ट तकनीक की समझ और साधना के दूसरे चरण मॉडेस्ट अचीवमेंट को भी अनलॉक करने में सक्षम थे। हालांकि रक्त मेरिडियन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, ये अभी भी लगभग स्थिर विकास अवस्था में था। वीर सर्वोच्च मंदिर से पीछे हट गया और मुस्कुराते हुए अपने सामने के दरवाजे से बाहर चला गया। तभी उसने लाल आंखों वाली सुराखी को बाहर से वापस आते देखा। सुराखी ने लगभग आंसू बहाते हुए विनती की, युवा स्वामी, क्या आप मेरी लेडी को वापस आने के लिए कह सकते हैं? वो पिछले कुछ घंटों से बाजी की यहाँ घुटनों के बल बैठी है। क्या हो रहा है? चलो चलें। वीर और सुराखी दरवाजे से बाहर भागे। रास्ते में सुराखी ने वीर को बताया कि क्या हुआ था। जब से मार्डिका को पता चला कि वीर आवश्यक क्यूई की खेती कर सकता है, वो बहुत खुश थी। मार्शल आर्ट की साधना और सीखने के लिए इसकी विधियों और साधना तकनीकों की आवश्यकता थी। इसलिए मार्डिका ने वीर के लिए रहेजा वंश पुस्तकालय से कुछ प्रकार की मार्शल आर्ट साधना तकनीकों को उधार लेने के बारे में सोचा। लेकिन रहेजा वंश पुस्तकालय का संरक्षक प्रथम शाखा के बुजुर्ग आदमी था और उसने मार्डिका को केवल ये कहकर टाल दिया कि वीर कचरा है। कोई रास्ता न सूझने पर मार्डिका तरुष और प्रथम शाखा के मुखिया से मिलने गए और घुटनों के बल बैठ के उनसे विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने मार्डिका को अयोग्य स्तर की एक भी मार्शल आर्ट तकनीक नहीं दी। मार्डिका अपनी बुद्धि खोकर बाजी परिवार के पास वापस चली गई, इस उम्मीद में कि वो उनसे मार्शल आर्ट की तकनीक सीख सकेगा। बाजी परिवार यानी ली परिवार फायरी विंड सिटी में एक छोटी जनजाति, जो मार्डिका का पहला घर था, जो मार्डिका के सबसे बड़े भाई वीर के चाचा के नेतृत्व में था। वीर के चाचा ने मार्डिका के अनुरोध को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वीर रहेजा वंश का वंशज है, इसलिए बाजी परिवार के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी मार्शल आर्ट की तकनीक उधार देना उचित नहीं था। मार्डिका नहीं जानती थी कि अब आगे क्या करें, लेकिन वो बाजी परिवार के घर के मुख्य हॉल में घुटने टेक कर विनती करने लगा ताकि उसे एक मार्शल आर्ट्स तकनीक सीखने का मौका मिल सके। धत तेरी की! वीर के दिल में दहाड़ उठी। क्रोध की ज्वाला ने उसे घेर लिया। अग्निवायु नगर में लारण वंश अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप परिवारों के बीच एक विशाल शक्ति था और कोई भी अन्य परिवार उसके आसपास भी नहीं पहुंच सका। ली परिवार मूल रूप से एक छोटा अनजान परिवार था, लेकिन मार्डिका के विवाह के बाद, जो उस समय के लारण वंश के स्वामी अवतार से हुआ था, ली परिवार ने लारण वंश के प्रभाव का फायदा उठाकर शीर्ष पर अपनी जगह बना ली और उनकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। वीर को याद आया
कि उस समय ली परिवार ने मणिका और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, मगर अवतार वाली घटना के बाद ली परिवार का मां और बेटे के प्रति रवैया बदल गया और खासकर वीर के दादा के निधन के बाद अब सारंग परिवार के स्वामी थे, जिन्होंने दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ा दी कि उन्होंने उनकी ओर से आंखें मूंद ली। मानव स्वभाव की चंचलता और संसार की वास्तविकता ऐसी ही थी। ली परिवार के मुख्य प्रांगण में मणिका फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, जबकि ली परिवार के कई जूनियर उसे चारों ओर से घेरे हुए थे और इशारे कर रहे थे। आंगन के ऊपर सारंग नामक तोंद वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने मणिका को ठंडेपन से देखते हुए कहा, छोटी बहन, तुम कब तक घुटनों के बल बैठी रहोगी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सारंग मणिका का भाई था। भाई, मैं आपसे विनती करती हूँ, वीर के लिए आवश्यक क्यूई की साधना करना आसान नहीं था। वो आपका सगा भतीजा है, कृपया उसे कुछ मार्शल आर्ट की नियमावली दे दीजिए। मणिका अपनी आंखों में आंसू भरकर विनती कर रही थी। छोटी बहन, मुझे एक बात कहने की इजाजत दो जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। वीर का शरीर जन्म से ही कमजोर और दुर्बल रहा है। वो रक्त मेरिडियन को भी जागृत नहीं कर पा रहा है। अगर वो इतना भाग्यशाली भी हो जाए कि आवश्यक क्यूई की एक डोरी विकसित कर ले तो क्या फायदा? वो भविष्य में कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा, तो क्यों ना उसे एक सामान्य इंसान की तरह शांति से जीने दिया जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लारण वंश के प्रथम शाखा के एल्डर ने मुझसे पहले ही बात कर ली है और मुझे मेरी औकात बता दी है। छोटी बहन, मेरे लिए भी यह मुश्किल है। तुम्हारी मदद करने का मतलब है कि मैं प्रथम शाखा के एल्डर को नाराज कर दूंगी। सारंग ने बुदबुदाया। भाई, मैं आपसे विनती कर रही हूं। मुझे उम्मीद नहीं है कि वीर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। मैं तब तक संतुष्ट हूं जब तक वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन सके और उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ रहे। भाई, मैं कसम खाती हूं कि ये मेरी आपसे आखिरी विनती है। मैं भविष्य में कभी भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगी। मणिका विनती करती रही। सारंग ने बाहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा। उसने एक किताब निकाली और मणिका के सामने रख दी। इतने सालों से भाई बहन के रूप में हमारे रिश्ते की खातिर ये 3 सोर्ड स्लैश ले लो। हालांकि ये अयोग्य स्तर का है, लेकिन वीर के लिए काफी है। अब कभी मुझे परेशान करने मत आना, उसने कहा। मां, उसी समय वीर और सुराकी घटनास्थल पर पहुंचे। वीर ने मणिका को जमीन से उठाया और उसने महसूस किया कि उसका शरीर कंपन कर रहा था, क्योंकि वो काफी देर से घुटनों के बल बैठी थी। वीर, क्या तुम अपने चाचा को धन्यवाद नहीं कहोगे? मणिका ने वीर से कहा जब वो सारंग को देख रही थी। उससे आभार प्रकट करो। हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है मां। चलो वापस चलते हैं। वीर गुस्से से भर गया। वीर ने मार्शल आर्ट मैनुअल पर नजर भी नहीं डाली और वो अपनी मां को गोद में उठाकर ली परिवार के घर से निकल गया। कितना कृतज्ञ! वो सिर्फ इतना भाग्यशाली था कि उसे आवश्यक क्यूई की थोड़ी सी मात्रा विकसित करने का मौका मिला, लेकिन वो खुद को जीनियस समझता है। वो तो बस कूड़ा है। ली परिवार के जूनियर उपहास करना बंद नहीं कर रहे थे। वीर ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो शक्तिहीन था, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अगर वो ज्यादा बोलता तो उसे उनकी अवमानना का शिकार होना पड़ता। हालांकि वीर ने कसम खाई कि वो एक दिन तथ्यों के साथ सबका मुंह बंद कर देगा। ली परिवार के घर से निकलते हुए मणिका ने आह भरी। वीर, तुम बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण हो। वो तो मार्शल आर्ट की नियमावली थी। जब तक तुम मार्शल आर्टिस्ट बन सकती हो, मेरे लिए किसी भी तरह की शिकायत सहना उचित होगा। वीर तलवार की तरह सीधा खड़ा हो गया और उसने आंखों में दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मां, ली परिवार से मदद के बिना भी मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूं, और वो भी एक शक्तिशाली व्यक्ति। अपने निवास पर लौटने के बाद वीर ने सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया और साधना में और भी अधिक प्रयास किया। उसने सबसे पहले ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी की साधना पूरी की, फिर ड्रैगन सर्प पद की साधना जारी रखी। ड्रैगन सर्प पद एक रहस्यमयी शारीरिक कला थी, जिसे साधने के बाद उसकी चालें ड्रैगन और सांपों जैसी फुर्तीली और बिजली जैसी तेज हो जाती थी। महल से आ रहे मंत्रोच्चार की मदद से वीर आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहा था, और 2 बार खेती करने के बाद ही उसे इसकी शक्ति का स्वाद मिल गया। वूश वूश, वीर की घुमावदार चालें अजगर और सांपों जैसी थी, और अपने कूल्हों के एक मोड़ और एक ही कदम से वो 3 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका था। ड्रैगन सर्प पद के पहले चरण तक पहुंचकर, मैं इसकी शक्ति का अनुभव कर सकता हूं। मैं एक ही कदम में 1 फुट चल सकता हूं। दूसरे चरण में मैं एक ही कदम में 2 फुट चल पाऊंगा, और उसके बाद हर नए चरण में मैं तय की गई दूरी में 1 फुट और जोड़ पाऊंगा। मुझे भी बहुत आगे जाना है, मुझे चलते रहना है। फिर वीर के तपस्वी प्रशिक्षण के तहत 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों में वीर ने लगातार 2 मेरिडियन खोले, जिससे वो मध्य नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि युद्ध कौशल थी। उन्होंने ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी और ड्रैगन सर्प पद को पूरी तरह से समझ लिया था और उन दोनों को तीसरे चरण तक विकसित कर लिया था। आवश्यक क्यूई की साधना अभी भी बहुत धीमी है। इस गति से मुझे 3 दिव्य मेरिडियन खोलने में बहुत समय लगेगा। वीर ने विचार करना शुरू कर दिया।
यदि वो तेजी से अपने मेरिडियन को खोलना चाहता था और क्यूई चक्रवात को संघनित करके योद्धा क्षेत्र में कदम रखना चाहता था, तो उसे बड़ी मात्रा में ड्रैगन टाइगर गोलियों की आवश्यकता होगी। हालांकि एक ड्रैगन टाइगर गोली की कीमत 100 टैल चांदी होगी, और कोई ये कह सकता है कि वीर के पास अपने नाम पर कुछ भी नहीं था। मैं अब मध्य नौशिक्षा क्षेत्र के शिखर पर हूँ। मैंने साधना के माध्यम से 2 युद्ध कौशल भी पूरी तरह सीख लिए हैं। मैंने अपनी रक्षा के कुछ साधन प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए जानवरों के पहाड़ की ओर चलूं। जानवरों का पहाड़ अपने आप में एक विशालकाय जानवर जैसा था, जिसे जो भी देखता उसे एक शक्तिशाली दमनकारी शक्ति का एहसास होता। वीर बिना किसी हिचकिचाहट के जानवरों के पहाड़ की ओर दौड़ा। गर्जना! वो क्षेत्र में कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ा था कि एक जानवर वीर की ओर झपटा। ये एक सफेद सामने वाला बाघ था, जो 1 मीटर ऊंचा और 3 मीटर से ज्यादा लंबा था। इसके आने से पहले ही एक भयंकर आभा वीर की ओर बढ़ रही थी। वीर ने आंखें सिकोड़ ली और गहरी सांस ली। एक तरफ झुकते हुए वो एक कोने में पहुंच गया। फिर उसने अपने पैरों से लेकर रीढ़ की हड्डी तक आवश्यक क्यूई का संचार किया और अपने पूरे शरीर की ताकत से एक मुक्का मारा। ज्वाला ड्रैगन पंच! बड़ैम! मुक्का बाघ की गर्दन पर सीधा लगा और इसकी शक्ति विस्फोटक थी, इसलिए बाघ को एक और धकेल दिया गया। गर्जना! बाघ दर्द से कराह रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया और वो दहाड़ता हुआ वीर की ओर फिर झपटा। वीर ने ड्रैगन सर्प पद का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को मोड़कर बाघ के हमले से बच निकला। इसके बाद उसने ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी से बाघ की कमर पर मुक्का मारा, जिससे बाघ एक बार फिर दूर जा गिरा। वीर दिव्य स्तर की तकनीक, सच्चे युद्ध ड्रैगन तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। उसने जो आवश्यक क्यूई विकसित की थी, वो एक वास्तविक ड्रैगन की तरह अत्यधिक विस्फोटक शक्ति के साथ उनकी मेरिडियंस में तैर रही थी। यद्यपि वीर का साधना स्तर मध्य नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी उसकी विस्फोटक शक्ति ऐसी नहीं थी जिसका मुकाबला उसी स्तर का कोई व्यक्ति कर सके। ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी के साथ वीर की मुट्ठियां उनके पीछे कम से कम 500 किलोग्राम का भार उठाती थीं। वीर के लगातार 2 वार से बाघ पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसी समय वो दहाड़ा और मुड़कर भागने का प्रयास किया। वीर ने हार नहीं मानी और करीब से उसका पीछा किया। कुछ मिनट बाद बाघ पहाड़ के एक बिल में भाग गया। वीर एक पल के लिए झिझका और उसका पीछा करने लगा। गुफा में घुसकर उसने देखा कि बाघ जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थी और उसके जबड़ों से लगातार खून बह रहा था। अरे, ये तो चांदी का बेलफ्लावर है, एक प्रथम स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटी। अचानक वीर की आंखें चमक उठी। गुफा में चट्टानों की दरारों के बीच उसे एक आध्यात्मिक घास का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उसमें 9 पत्तियां थीं और हर पत्ती घंटे के आकार की थी। एक निम्न स्तरीय प्रथम स्तरीय चांदी का बेलफ्लावर अपने अंदर अपार आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे हुए था और उसकी कीमत 300 टैल चांदी, जो 3 ड्रैगन टाइगर गोलियों के बराबर थी। वीर को उम्मीद नहीं थी कि जानवरों के पहाड़ में इतने कम समय के लिए प्रवेश करने के बाद उसे इतने सारे लाभ मिलेंगे। ये यात्रा निश्चित रूप से सार्थक थी। उसने अगले घूंसे से बाघ को ढेर कर दिया और अपना पहले से तैयार किया हुआ रुकजैक निकाला। चांदी के बेलफ्लावर तोड़ने के बाद उसने उन्हें रुकजैक में रख लिया। भाई बाजी, क्या आप सचमुच एक साइड रूट जानते हैं जो सैमोफिस समुद्री डाकुओं की मान तक जाता है? उसी समय गुफा के बाहर से आवाज आई। वीर तुरंत सतर्क हो गया और उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। बिल्कुल, मैं पहले वहां गया हूं और यहां तक कि समुद्री डाकुओं के साथ समय भी बिताया है, इसलिए मैं उनकी मांद के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने सामोफिस समुद्री डाकू के सरदार की एक रखैल को मनाने में बहुत मेहनत की थी। फिर मुझे कीचड़ से होकर गुजरने वाले इस रास्ते के बारे में पता चला। अगर तुम्हारे साथ मेरे इतने अच्छे रिश्ते ना होते तो मैं तुम्हें यहां लाता ही नहीं। एक और आवाज गूंजी। वीर बता सकता था कि वे 2 युवा पुरुष थे। मुझे पता था भाई बाजी इतने सुंदर और सुशील हैं। इस दुनिया में कौन सी महिला आपके आकर्षण का विरोध कर सकती है? पहली आवाज से चाटुकारिता भरे शब्द निकले। हाँ, बाजी संतुष्ट लग रहे थे। यहाँ एक गुफा है, चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। हम बाद में प्रभु द्वारा सामोफिस समुद्री लुटेरों के विरुद्ध जाने का इंतजार करेंगे और इस अवसर का लाभ उठाकर उनकी मांद में घुस जाएंगे। उनके नेता का खजाना हमारे लिए तैयार होगा, उन्होंने कहा। ऐसा कहते हुए 17 और 18 वर्ष की आयु के 2 युवक गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, उन्होंने वीर को देखा। वीर, क्या ये तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेहरे पर तिल वाले एक युवक ने आश्चर्य से कहा। ली परिवार के लोग? वीर भी दंग रह गया। उसने माड़िका के पुराने घर के इन 2 युवकों को पहचान लिया। वे ली परिवार के जूनियर थे। उनमें से एक था बाजी, जिसके चेहरे पर काला तिल था और जिसका नाम बाला था। वीर, अभी अभी हमारी बातचीत हुई, तुमने सुनी? बाजी का चेहरा धुंधला गया और उसने वीर को घूरा। मुझे लगता है आप ऐसा कह सकते हैं, वीर ने कहा। वीर, चूंकि तुमने ये सुना है तो तुम केवल अपने आप को ही बदकिस्मत होने के लिए दोषी ठहरा सकते हो। बाजी की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। तुम मुझे मारना चाहते हो? वीर का चेहरा फीका पड़ गया। वीर,
याद रखना, अगले जन्म में ज्यादा समझदार बनना। तुम जैसे कूड़ेदान को इधर उधर नहीं भागना चाहिए, वरना मौत के मुंह में जाना आसान हो जाएगा। बाजी की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके स्वर में उसका तिरस्कार साफ झलक रहा था। भाई बाजी, तुम्हें कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मार डालूंगा। बाला ने एक कदम आगे बढ़ाया, मानो वीर को नीचे देख रहा हो। यद्यपि उन दोनों ने गुफा में बाघ की लाश देखी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यह वीर था जिसने उसे मारा था, बल्कि अन्य जानवरों या यहां तक कि किसी राक्षसी जानवर ने उसे मारा था। क्या उन्हें नहीं पता था कि वीर किस स्तर पर था? जल्दी करो, इस कचरे से निपटो, फिर हम थोड़ी देर आराम करेंगे। बाजी ने सिर हिलाया। भाई बाजी, निश्चिंत रहो, ये पल भर में खत्म हो जाएगा, बाला ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसका हाथ एक पंजे की तरह बन गया जो वीर के गले पर निशाना साध रहा था। बाला नौसिखिए क्षेत्र के मध्य में था और उसने 5 मेरिडियन खोल दिए थे। उसके पंजे के पीछे कम से कम 250 किलोग्राम का वजन था। अगर वह निशाने पर लगता तो भले ही उसकी मौत ना होती, वीर को भारी चोटें लग सकती थीं। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मुझे पहले तुम्हें मारना होगा, वीर बुदबुदाया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे। उसका शरीर हिला और एक मुक्का निकला, ज्वाला ड्रैगन मुक्का। वह मुक्का मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था और मुक्का सीधे बाला की छाती पर लगा। बाम! बाला कपड़े की बोरी की तरह ऊपर उछला और वह गुफा की दीवारों से जोर से टकराया। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी और फिर उसकी सांसें थम गई। बाला को वीर ने एक ही बार में मार डाला। तुमने बाला को मार डाला? यह कैसे संभव है? बगल से बाजी की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम तो कचरा ही होना चाहिए थे, लेकिन तुम बाला को मार ही क्यों पाए? वह अविश्वास से चिल्लाया। कचरा? हा, तो कृपया इस कचरे को आपको मौत के मुंह में भेजने की अनुमति दे। वीर ने उपहास किया। मुझे मौत के घाट उतार दो, बहुत मजेदार है। मैंने पहले ही 8 मेरिडियन खोल दिए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बाला हूं? मरने का समय आ गया है। बाजी तुरंत शांत हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और वीर पर तान दी। हालांकि बाजी तो एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट था, उसके मार्शल कौशल निम्न स्तर के थे और उसकी योग्यता का स्तर तो और भी कम था। वह वीर का मुकाबला कैसे कर सकता था? ड्रैगन सर्प पद का इस्तेमाल करते हुए बाजी की तलवार को एक ही कदम में चकमा दे दिया गया और एक मुक्का उड़कर बाजी के पेट पर लगा। बाजी दर्द से चीखा जब उसे जमीन से उठाया गया। वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। हालांकि बाजी की साधना उच्च थी, मरने के बजाय उसे केवल गंभीर चोटें आईं। तुम इतने बुरे हो, लेकिन फिर भी मुझे कचरा कह रहे हो। वीर बाजी की ओर चला और उसकी हत्या की भयानक मंशा उससे निकल रही थी। नहीं, मुझे मत मारो! बाजी बुरी तरह डर गया और चिल्लाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि वीर इतना मजबूत हो गया है। सामोफिस समुद्री लुटेरों के अड्डे के रास्ते तक कैसे पहुंचूं? बताओ, वीर ने पूछा। वीर असल में बाजी को एक ही वार में मार सकता था। सामोफिस समुद्री लुटेरों की मांझी वजह थी कि वह ऐसा नहीं कर पाया था। सामोफिस समुद्री लुटेरे एक गैंग था जो पशु के पहाड़ के आसपास सक्रिय था। वे लूटपाट करते थे, हत्याएं करते थे और तरह तरह के जघन्य अपराध करते थे। पहाड़ी जंगल में जटिल भूभाग के परिणाम स्वरूप वे कभी नष्ट नहीं हुए। पिछले कुछ वर्षों में सैमोफिस समुद्री लुटेरों ने अनगिनत तलवारें और खजाने लूटे हैं। अगर वीर उन पर कब्जा कर लेता तो उसके पास ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदने के लिए पैसे होते। मैं आपको बता सकता हूं कि सैमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाने वाला रास्ता कहां है, लेकिन आपको मुझे जाने देना होगा, बाजी ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। साथ ही वो मन ही मन गुस्से से चिल्ला रहा था कि एक बार यह सब हो गया तो वो वीर से बदला जरूर लेगा। सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसकी मां को भी। उसे भी भुगतना पड़ेगा। अभी तुम शर्तें पूछने की स्थिति में नहीं हो। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। वीर की आंखें बर्फ की तरह जमी हुई थीं, जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं और उसने बाजी को घूरा। बाजी का दिल ठंडा पड़ गया। ठीक है, मैं बोलूंगा। उस समय बाजी ने सैमोफिस समुद्री डाकुओं की मांद का रास्ता बताया। मैं अब जा सकता हूं, है ना? बाजी ने अपनी बात समाप्त करते हुए पूछा। जाओ, तुम्हें जाने दूं ताकि तुम मुझसे बदला ले सको, वीर ने व्यंग किया। ऐसा कहने के बाद उसने बाजी की छाती पर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इन हाल के वर्षों के उतार चढ़ाव के दौरान वीर ने दुनिया को समझना सीख लिया था। मार्शल आर्ट की दुनिया में ताकतवर लोग कमजोरों पर हमला करते हैं। कभी कभी अगर आप किसी की जान बख्श भी दें तो भी वे आपकी जान ले लेते हैं। इसलिए वीर अपने दुश्मनों का सामना करते समय नरम दिल नहीं दिखा सकता था। जैसे ही वो ऐसा करता, उसकी मौत हो जाती। उसके बाद वीर ने बाजी और बाला के शरीर की खोज शुरू की। ये दोनों लोग सचमुच बहुत गरीब थे। उनकी कुल संपत्ति 50 टैलेंट भी नहीं थी।
लेकिन बाजी के शरीर पर एक मार्शल आर्ट मैनुअल पाया गया। एकल आघात बिजली तलवार एक अयोग्य स्तर की तलवार तकनीक थी। हालांकि इसका स्तर ऊंचा नहीं था, फिर भी यह वीर के लिए उपयुक्त थी। वीर के पास ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी के अलावा हमले का कोई और तरीका नहीं था और संयोग से उसने तलवारबाजी सीख ली थी। वीर ने मार्शल आर्ट की नियमावली, पैसे और चांदी के बेलफ्लावर सर्वोच्च मंदिर में रख दिए। फिर वह गुफा से बाहर निकला और बाजी के निर्देशों का पालन करते हुए सैमोफिस समुद्री लुटेरों के अड्डे की ओर चल पड़ा। सैमोफिस समुद्री डाकुओं का अड्डा एक पहाड़ की चोटी पर था जो 15 किलोमीटर दूर था। चोटी 3 तरफ से खड़ी चट्टानों से घिरी हुई थी, जिसे पार करना राक्षस वानरों के लिए भी मुश्किल होता। पहाड़ पर चढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, जो संकरा था। वीर को शिखर के करीब पहुंचने में 2 घंटे तक का समय लगा। रास्ते में कई बार ऐसा हुआ कि उसका सामना राक्षसी जानवरों से होने वाला था और यह एक जोखिम भरा सफर था। राक्षसी जानवर बलवान और निर्दयी थे। अगर कोई राक्षसी जानवर सबसे निचले स्तर का भी सबसे निचला दर्जे का हो, तो भी वो प्रथम श्रेणी के योद्धा क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बराबर ही होगा। ये कुछ ऐसा था जिसे वीर अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वीर पास ही इंतजार कर रहा था और बाजी ने जो कहा था उसके अनुसार ली परिवार के स्वामी सारंग आज ली परिवार के आकाओं के साथ मिलकर सैमोफिस समुद्री लुटेरों का खात्मा करेंगे। बेशक यह स्वाभाविक था कि सारंग इतना दयालु नहीं था कि लोगों के लिए खतरे को खत्म कर दे, और उसका लक्ष्य सैमोफिस समुद्री लुटेरों द्वारा वर्षों से लूटी गई लूट थी। जैसा कि उम्मीद थी, पहाड़ी जंगल में 100 से अधिक आकृतियां दिखाई दीं जो तीव्र गति से सैमोफिस समुद्री डाकू की मांद की ओर बढ़ रही थीं। दुश्मन का हमला, पहाड़ की चोटी से एक जोरदार चीख गूंजी और इसके बाद संघर्ष की तीव्र चीखें सुनाई देने लगीं। समय हो चुका है। वीर ने चलना शुरू किया और वो ड्रैगन सर्प की सीढ़ियों से पहाड़ी जंगल में आगे बढ़ा। वो तेजी से सैमोफिस समुद्री लुटेरों के पिछले हिस्से में पहुंच गया, जहां एक छिपा हुआ रास्ता था जिससे वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता था। ये भागने का रास्ता था जो सैमोफिस समुद्री लुटेरों ने अपने लिए छोड़ रखा था। अगर कभी ऐसा दिन आया जब वे अपने दुश्मन को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते थे, तो वे वहां से पीछे हट सकते थे। वीर ने ध्यान से उस क्षेत्र का निरीक्षण किया और जैसी उम्मीद थी, शिखर तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। हालांकि रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला था, वीर की साधना उसके लिए चढ़ाई के लिए पर्याप्त थी। वीर रास्ते पर चलते हुए खुशी से ऊपर की ओर चढ़ गया और लगभग 10 मिनट बाद वीर पर्वत शिखर पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे सैमोफिस समुद्री लुटेरों को उम्मीद नहीं थी कि इस रास्ते के बारे में किसी को पता होगा, इसलिए वे निश्चिंत थे और उस क्षेत्र की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। पहाड़ की चोटी पर सन्नाटा था और शायद सब लोग ली परिवार को रोकने गए थे। बाजी के बताए अनुसार वीर सैमोफिस समुद्री लुटेरों के सरदार के कक्ष की ओर चल पड़ा, क्योंकि बाजी के अनुसार सरदार ने वर्षों से इकट्ठी की गई सारी लूट अपने कक्ष में बिस्तर के नीचे छिपा रखी थी। अगर ऐसा नहीं होता कि सैमोफिस समुद्री लुटेरों के नेता की मालकिन को फायरी विंड शहर में सामान खरीदने के लिए एक सामान्य व्यक्ति होने का नाटक करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वो बाजी के प्रति आकर्षित हो जाती, तो वास्तव में कोई भी नहीं जानता होता कि नेता ने अपना खजाना कहाँ छिपाया है। कुछ देर बाद वीर सैमोफिस समुद्री लुटेरों के सरदार के कक्ष में पहुंचा और जैसी उम्मीद थी, बिस्तर के नीचे से फर्श की तख्तियां हटाने पर उसे 2 बड़ी और एक छोटी संदूक मिली। बड़े संदूक चमकदार चांदी से भरे थे, जबकि छोटे संदूक चांदी के नोटों से भरे थे। वीर बहुत खुश हुआ। उसके पास गिनने का समय नहीं था, इसलिए उसने सारा लूट का माल सर्वोच्च मंदिर में इकट्ठा किया और उसी रास्ते से वापस भाग गया। वीर पहाड़ से उतरने के बाद भी नहीं रुका। वह आगे बढ़ता रहा और फायरी विंड सिटी में वापस आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बार ली परिवार जीता या हारा, यह पहले से ही एक व्यर्थ प्रयास था। कुछ घंटों बाद वीर लारण वंश के पास लौट आया। लौटते ही उसने तेजी से माड़िका का अभिवादन किया और अपने कमरे में लौट आया। वह सर्वोच्च मंदिर में गया और बेतहाशा गिनती करने लगा। कुल राशि देखकर वीर हैरान रह गया। छोटे संदूक में 1 लाख टैल मूल्य के चांदी के नोट थे और बड़े संदूकों में मिलाकर 30,000 टैल मूल्य के चांदी के नोट थे। ये कुल 1,30,000 टैल था। जाहिर है सैमोफिस समुद्री लुटेरों ने सालों की लूटपाट में ढेर सारा खजाना चुरा लिया था, जो अब सब वीर का था। इतनी सारी चांदी से मैं साधना के लिए बड़ी मात्रा में ड्रैगन टाइगर गोलियां खरीद पाऊंगा। सुहायरा, 1 महीने बाद होने वाली हाउस मीटिंग में लारण वंश पर कब्जा करने के बारे में सोचना भी मत।
और मैं जो मेरा है उसे भी वापस ले लूंगा। वीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें अदम्य दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसके बाद वीर सर्वोच्च मंदिर से निकलकर अग्निवायु शहर के बाजार की ओर चल पड़ा। फियरी विंड सिटी का बाजार शहर का सबसे व्यस्त इलाका था। वहां तरह तरह की दुकानें थीं, जैसे दवाइयों की दुकानें, हथियारों की दुकानें और सामान की दुकानें वगैरह। अलग अलग देशों से व्यापारी आते जाते थे और लोगों का तांता लगा रहता था। रास्ते में वीर ने एक काला चोगा और एक काली बांस की टोपी खरीदी और उसने खुद को चोगा और टोपी से लपेट लिया। वह बड़ी मात्रा में ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदने की फिराक में था और वह अपनी पहचान किसी को नहीं बताना चाहता था। अमृत हॉल फियरी विंड सिटी की दवाइयों और गोलियों के व्यापार की सबसे बड़ी दुकान थी। यह लगभग 7000 वर्ग मीटर में फैला और 4 मंजिला होने के कारण आरामदायक चौड़ाई का था। जाहिर है अमृत हॉल की पृष्ठभूमि मजबूत थी क्योंकि मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट लोन का समर्थन कर रहा था। जैसे ही वह अमृत हॉल में दाखिल हुआ, एक युवती उसके पास आई। प्रिय अतिथि, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? उसने पहले भी कई अजीब ग्राहकों को देखा था, इसलिए उसे वीर का काला चोगा और टोपी अजीब नहीं लगी। इससे भी अधिक, जब लेन देन उसके जैसे अजीब ग्राहकों से होता था तो आमतौर पर लेन देन बड़ा होता था। मैं ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदना चाहता हूँ। यहाँ इसकी कीमत क्या है? वीर ने जानबूझकर अपनी आवाज की आवाज कम कर दी ताकि वह गहरी लगे और वह लगभग 30 वर्ष की आयु का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लगे। सम्माननीय अतिथि, एक निम्न स्तरीय ड्रैगन टाइगर गोली की कीमत प्रत्येक गोली के लिए 100 रजत तैल है। एक औसत स्तरीय ड्रैगन टाइगर गोली की कीमत प्रत्येक गोली के लिए 300 रजत तैल है। एक उच्च स्तरीय ड्रैगन टाइगर गोली की कीमत प्रत्येक गोली के लिए 1000 रजत तैल है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस श्रेणी की गोली खरीद रहे हैं और उसकी मात्रा कितनी है? महिला सहायक ने पूछा। वीर ने कहा, 30 निम्न प्रथम स्तर और 30 मध्यम प्रथम स्तर। इतने सारे? महिला सहायक चौंक गई, फिर खुशी की लहर दौड़ गई। उसका व्यवहार और भी सम्मानजनक हो गया। सम्माननीय अतिथि, आपकी खरीदारी की कीमत 10,000 चांदी के टैल से ज्यादा है। मैं इस पर फैसला नहीं ले सकती, इसलिए हॉल मास्टर को यह काम संभालना होगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं हॉल मास्टर को इसकी सूचना दूंगी। इतना कहकर महिला सहायक पीछे के कमरे में भाग गई। कुछ देर बाद महिला सहायक लौटी और बोली, आदरणीय अतिथि, हमारे हॉल मास्टर ने आपको बातचीत के लिए पीछे वाले कमरे में बुलाया है। वीर ने सिर हिलाया और लड़की के पीछे पीछे कमरे में चला गया। महिला सहायक ने वीर के लिए एक कप चाय डाली और चली गई। पिछला कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। वीर ने कुछ घूंट लेने के लिए अपना कप उठाते हुए कुछ सहज नजरें डाली। उसी समय एक सौंधी खुशबू फैली और लगभग 20 वर्ष की एक युवती अंदर आई। युवती ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। वह दुबली पतली थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रिय सम्माननीय अतिथि, मैं अमृत हॉल का हॉल मालिक रोमा हूँ। मैंने सुना है कि आप 30 निम्न स्तरीय प्रथम स्तरीय ड्रैगन टाइगर गोलियां और 30 औसत स्तरीय प्रथम स्तरीय ड्रैगन टाइगर गोलियां खरीदना चाहते हैं। उसकी आवाज कानों को सुखद लग रही थी। वीर ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज धीमी कर दी। यह सही है। हम आमतौर पर उन ग्राहकों को 10% की छूट देते हैं जो एक ही लेन देन में 10,000 टैल से ज्यादा खर्च करते हैं। आपकी गोलियों की कुल कीमत 12,000 चांदी के टैल है। छूट के बाद यह 10,800 टैल हो जाएगी, रोमा ने नाजुक आवाज में कहा, जब उसकी तेजस्वी आंखें वीर के शरीर को देख रही थीं। तो फिर धन्यवाद हॉल मास्टर रोमा, वीर ने हाथ जोड़कर कहा। उसके बाद रोमा ने ताली बजाई और एक युवती जो नौकरानी जैसी लग रही थी 2 डिब्बे लेकर कमरे में दाखिल हुई। हर डिब्बे में 30 ड्रैगन टाइगर गोलियां थीं। वीर ने 10,800 चांदी के नोट निकाले और रोमा को दे दिए। हॉल मास्टर रोमा, अब मैं विदा लेता हूँ। वीर ने ड्रैगन टाइगर पिल्स प्राप्त की और रोमा को अलविदा कहा। प्रिय सम्मानित अतिथि, अगर आपको अभी भी दवाइयाँ खरीदनी है तो अमृत हॉल आएं। हर चीज पर 10% की छूट मिलेगी। रोमा मुस्कुराई और वीर के पास पहुंची और वो बेहद खूबसूरत थी। वीर का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने घबराहट में अपने हाथ जोड़े और जल्दी से वहां से चला गया, मानो भाग रहा हो। वीर जिस दिशा में जा रहा था उस ओर देखते हुए रोमा के होंठ थोड़े से ऊपर उठ गए। दिलचस्प, उसने कहा। मेरी मालकिन, जहां तक मैं देख रही हूं, हालांकि उसने बांस की टोपी पहनी हुई थी, वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। इसमें क्या दिलचस्प है? अवशी नामक नौकरानी ने उत्सुकता से पूछा। अवशी, क्या तुम नहीं बता सकती? उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की ताकि वह अधेड़ उम्र का आदमी लगे। वह तो बस एक नौजवान था और फियरी विंड सिटी में ऐसे ज्यादा नौजवान नहीं हैं जो इतनी आसानी से 10,000 चांदी के टैल बना सकें। रोमा मुस्कुराई। इसके अलावा मेरे रक्त मेरिडियन ने मुझे असाधारण बोध का वरदान दिया है। मैं महसूस कर सकती थी कि उसका रक्त मेरिडियन कुछ अजीबोगरीब था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जबरदस्त शक्ति हो, लेकिन वो अधूरा हो, मानो अभी भी बढ़ रहा हो। क्या यह दिलचस्प नहीं? मेरी महिला, आपने जो कहा उससे यह वास्तव में काफी दिलचस्प लगता है।
नौकरानी ने पलकें झपकाईं। अवशी, अगर यह व्यक्ति वापस आता है तो आपको मुझे बताना होगा। रोमा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी।